नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन के मंच से मैं डॉक्टर सुमन श्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम यूनिट 5 हिंदी कविता में मुक्तिबोध जी की एक लंबी कविता अंधेरे में है, इसका विस्तृत चर्चा करेंगे। और इनकी दो अन्य कविताएं हैं, भूल गलती और ब्रह्म राक्षस। इनकी हम पिछली वीडियोज़ में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, जिनकी विषय वस्तु, पृष्ठभूमि, शब्दार्थ और भाव सहित व्याख्या पिछली वीडियोस में हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोस को भी देख लें। और मुक्तिबोध जी की 3 कविताएं हैं, वो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं यूनिट 5 में। ठीक है, तो चलिए आज मुक्तिबोध जी की अंधेरे में कविता का जो मूल भाव है इसको देखते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध। अंधेरे में कविता के यानी मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। इनको हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, आलोचक, निबंधकार, कहानीकार और उपन्यासकार थे। सिर्फ कविता ही इन्होंने नहीं लिखी थी, ठीक है, यानी अनेक विधाओं में ये पारंगत थे। और मुक्तिबोध को प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु माना जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। मुक्तिबोध जी की जो कविता है अंधेरे में, वो उनके काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा। कौन से काव्य संग्रह से है? चांद का मुंह टेढ़ा। इस काव्य संग्रह से संकलित है। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता से पहले की और स्वतंत्रता के बाद की स्थिति का चित्रण किया है। ठीक है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन सी कविता में स्वतंत्रता से पहले की और स्वतंत्रता से बाद की जो स्थिति है उसका चित्रण किया गया है, तो वो कविता का नाम है अंधेरे में, जो गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कविता है और उनके काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा से ली गई है। ठीक है, इसमें यह भी दिखाया गया है कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दिए थे, वे लोग स्वतंत्रता के बाद भी किसी अंधेरे में खो गए हैं, और जो लोग स्वार्थी और अवसरवादी थे वे ही प्रकाश में आ गए हैं। ठीक है, और इस कविता का जो मूल भाव है, यानी इस कविता में और क्या चीज़ें हैं, वो दिखाने का प्रयास किया है गजानन माधव मुक्तिबोध ने। इसमें उच्च मध्य वर्ग के व्यक्तियों का संघर्ष दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? उच्च मध्य वर्गीय जो व्यक्ति हैं उनका संघर्ष दिखाया गया है, जो एक तरफ से सामाजिक अर्थव्यवस्था और विकृतियों के विरुद्ध लड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ने को भी तैयार नहीं है। व्यक्ति के मन में द्वंद्व को भी इस कविता में व्यक्त किया गया है। दोस्तों, इस कविता का नाम है अंधेरे में, और यहाँ पर जो अंधेरा है वो किस चीज़ का प्रतीक है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाता है आपका कि अंधेरा है वो सामाजिक अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। जब इस अर्थव्यवस्था दूर नहीं होगी, यानी इस जो अव्यवस्था है ये जब तक दूर नहीं होगी तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का शोधन नहीं हो पाएगा। ठीक है, कविता में वह और मैं के बीच आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है वो परस्पर चलती रहती है। व्यक्ति अपने आप को भूलकर वह पाने के लिए भटकता फिर रहा है, और मैं सुविधाजीवी जो वृत्ति है उसको छोड़ नहीं पाता है, यानी मैं की जो प्रवृत्ति है उसको छोड़ नहीं पाता है, और अपनी कमजोरियों से क्या करता है? लगाव रखता है। और अंधेरे में कविता है अचेतन मन और सामाजिक विकृतियों का प्रतीक है। इसको याद रखेंगे। मील का पत्थर है और ये 8 खंडों में विभक्त है। ये इसका मुख्य बिंदु है। कितने खंडों में विभक्त है? 8 खंडों में। यानी कि मुक्तिबोध जी की ये कविता है, ये लंबी कविताओं में गिनी जाती है, यानी एक लंबी कविता है। और इस कविता में जो खंडों का विस्तृत व्याख्या है वो हम आगे करते हैं। दोस्तों, जब हम कोई भी कविता पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि उस कविता को लिखने का जो उद्देश्य है वो लेखक का क्या है, यानी कि उसमें कवि हमें क्या बताना चाहता है। कोई भी कविता है वो बिना उद्देश्य के नहीं लिखी जाती, कोई ना कोई उद्देश्य
किसी माध्यम से कोई शिक्षा देना या किसी को सचेत करना, इसलिए ये कविता को लिखा जाता है। तो देखते हैं इस कविता के जो उद्देश्य हैं, प्रस्तावना है और अंधेरे में जो कविता है उसका विश्लेषण करेंगे। और इसमें मैंने आपको बता दिया कि 8 खंड हैं, इसलिए पहला दूसरा और करके ऐसे 8 खंडों की हम व्याख्या करेंगे। उद्देश्य देख लेते हैं इस कविता का। मुक्तिबोध की सबसे महत्वपूर्ण और लंबी कविता है अंधेरे में, और इस इकाई को अध्ययन करेंगे तो उसके बाद क्या उद्देश्य निकल के आएगा कि इसका जो कथ्य है, यानी जो रचनाकार है वो क्या कहना चाहता है, इस चीज़ को हम समझ जाएंगे। दूसरा, इस कविता में हम विश्लेषण कर पाएंगे और फिर विशेषताओं से परिचित हो पाएंगे। आगे इसकी विशेषताएं देखते हैं। प्रस्तावना तो हम कर चुके हैं कि इसमें मूल जो भाव है वो क्या है। अगर आप फिर भी इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कुछ अन्य कविताएं भी इसमें इनकी दी गई हैं। आगे हम इसका विश्लेषण देखते हैं। ठीक है, यानी अंधेरे में जो कविता है इसके आरंभ का अत्यंत ही नाटकीय और रहस्यात्मक ढंग से फैंटेसी का सहारा लिया गया है। किस चीज़ का सहारा लिया गया है? फैंटेसी का। ठीक है, और इसमें मैं के रूप में एक मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी है। ये चीज़ आपको याद रखने की है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैं है वो किसका प्रतीक है। मैं है वो बुद्धिजीवी का प्रतीक है, और अंधेरा है वो जो सामाजिक अचेतन वर्ग है, लोग हैं, उनका प्रतीक है। इसमें क्या होता है कि जिंदगी के कमरे में अंधेरे लगाता है चक्कर कोई एक लगातार, आवाज़ पैरों को देती सुनाई बार बार, वह नहीं दिखता किंतु वह रहा घूम, तिलस्मी खो होती है गुफा। ठीक है, तिलस्मी यानी जादूगर टाइप की। वो गुफा में गिरफ्तार कोई एक अस्तित्व जनाता, और अनिवार्य कोई एक मेरे हृदय की धक धक पूछती है वह कौन है, सुनाई जो देता पर नहीं देता दिखाई। यानी वो सुनाई तो देता है कोई है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। इसमें नायक जो वाचक है वो मैं के साथ शुरू करता है। ठीक है, कोई एक की स्थिति को स्पष्ट करता है कि वह कौन है, लेकिन मैं और वह किसी वास्तविक स्थिति की जानकारी आपको यहाँ पर उनसे नहीं मिल पा रही है। अंधेरे में कमरों में तिलस्मी खो यानी मूलाशय नहीं समझ पा रहा है। अंधेरे कमरे में तिलस्मी खो के अंतर्गत वह कोई एक, वह जो अत्यंत ही संवेदनाओं से भरा हुआ है। ठीक है, और उसमें जो संवेदनाएं हैं वो विद्युत की धारा की तरह हैं। और क्या होता है कि आगे देखते हैं इसमें और क्या है। सिर्फ पैरों की आवाज़ मात्र ही उसमें सुनाई दे रही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और ये सब आपको पढ़ सकते हैं। इसमें 8 खंड हैं, यानी कि ये 8 भागों में विभक्त है। इसमें मैं को समझ में आ जाता है, यानी इस आशंका और संदेह के बाद जो प्रथम खंड के 5वें बंद में रहस्यमय व्यक्ति मैं को समझ में आ जाता है। क्या समझ आ जाता है कि वह अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति पूर्ण अवस्था, वह निज संभावों और निहित प्रभावों की प्रतिमाओं से परिपूर्ण का अनिवार्य हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव, वह आत्मा की प्रतिभा। ठीक है, यानी कि इसमें मैं के साथ वह का रिश्ता है वह स्पष्ट किया गया है कि वह किसी प्रयुक्त, जो सारी संज्ञाएं मैं के विशेषण के रूप में दी गई हैं, यानी कि इसमें मैं और वह का संभाषण होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, जिसमें मैं और वह का द्वैत समाप्त हो जाता है। यानी द्वैत का मतलब हम दो हैं, और यानी कि दो हम हैं ही नहीं, दिखते दो हैं लेकिन हैं एक। तो ऐसा द्वैत है वो समाप्त हो जाता है, और अंतर्मन और बाह्य मन एक रागात्मक संबंध स्थापित हो जाता है। बाहरी और भीतरी दोनों काट छाट
करनी पड़ती है, और ऐसा होने पर मैं जो समझौता प्रस्त और दुनियादारी भी है वह द्वैत को स्थापित करती है। ठीक है, आगे 5वें बंद में प्रश्न थे गंभीर शायद खतरनाक भी, इसलिए बाहर के गुंजन जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मार एक एक मशाल को बुझा दिया और अंधेरे में पकड़कर मौत की सज़ा दे दी। यानी कि मैं और वह एक भूत स्थिति में कुछ ऐसे गंभीर खतरनाक जो प्रश्न है वो हमारे सामने आता है कि जिससे बचना संभव ही नहीं है। अतः जंगल की हवा ने संवेदनात्मक ज्ञान के मशाल को बुझा दिया और फिर सोए दायरे में जो कैद था वह जंगल की हवा से बाहर आकर दुनिया की समझौता प्रस्ती और तकाजे को वह पाना चाहता था। बंद रह पाना संभव ही नहीं था उसके लिए। और उसके उद्घाटन का दूसरा खंड है वो भी देख लेते हैं। यानी कि इसमें मैं के माध्यम से जो रचनाकार है वो सारी बातों को समझाता है, और ये एक लंबी कविता है। इसको पूरा समझने के लिए हम इसके जो सार भाव है इसको समझ लेते हैं, जिससे हमें इसकी जो पृष्ठभूमि है वो तैयार हो जाएगी, और उससे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको हम हल कर पाएंगे। और जब ये वीडियो समाप्त हो जाएंगी तो हम प्रश्नोत्तरी सीरीज़ लेकर आएंगे साथ साथ प्रत्येक यूनिट की और प्रत्येक रचना की, जिससे जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी रचनाओं की प्रश्नोत्तर सीरीज जल्द ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको प्रश्नोत्तर सीरीज करते समय कोई भी परेशानी ना हो। और सभी जो रचनाएं हैं उनकी प्रश्नोत्तर सीरीज होने के बाद हम संपूर्ण यूनिट की एक मैराथन रखेंगे, जिसमें उससे बनने वाले यानी प्रत्येक रचनाओं से बनने वाले सभी प्रश्नों को उसमें ऐड किया जाएगा, और जो PYQs हैं उस रचना से संबंधित वो भी आपको एक ही स्थान पर यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको सारी वीडियोज़ हैं वो क्रम से मिल जाएं। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको एक वीडियो देखने के बाद अगली वीडियो के लिए कहीं और ना भटकना पड़े। ठीक है, और हम कंटिन्यू प्रत्येक यूनिट के साथ प्रत्येक यूनिट और प्रत्येक रचना को हम कंठस्थ कर लें, और इसके लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपको ये सारी जो सामग्री है आपको एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाएगी। और इसमें से जितने भी आपको इम्पोर्टेंट जो पॉइंट लगते हैं उनको आप एक क्रम से अपने नोट्स में ज़रूर तैयार कर लें ताकि आपको रिवीजन के समय कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका भाव है, इसको देख लीजिए आप एक बार। और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो भी मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। इसी प्रकार इसके 8 खंड हैं, जिसमें तीसरा खंड क्या कहता है कि समकालीन जो वास्तविकता से जुड़कर फैंटेसी एक नया मोड़ ले लेती है। यानी फैंटेसी से संबंधित तो है ही ये कविता, लेकिन मैं अपने अंधेरे कमरे से निकलकर बाहर गैलरी में आ जाता है। मैं यहाँ पर किस चीज़ का प्रतीक था ये आप याद रखेंगे। ठीक है, जो मध्यवर्गीय जो परिवार का जो इंसान है उसका प्रतीक है, और वो एक बंद कमरे में यानी अंधेरे कमरे में न रहकर बरामदे में या गैलरी में आ जाता है। यानी कि जो समाज है यानी जागरूक हो रहा है, सामाजिक यथार्थ और आतंकवादी के स्वरूप का एहसास हो रहा है, और उसे इस कमरों में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वह स्वयं को चित्रित करते हुए कहता है कि पीटे गए बालक सा मार खाया चेहरा। यानी जिस प्रकार बच्चे को पीट देते हैं और वो मार खाया चेहरा होता है, ऐसा उसका चेहरा हो गया है। रेलवे पट्टी पर खींची गई कोई तस्वीर, भूत जैसी आकृति, क्या वह मैं हूँ। ठीक है, इस प्रकार से वो सभी रचनाओं में यानी प्रत्येक इसके जो खंड हैं इनमें ऐसे ही आपकी पूरी वीडियोज़ में आपके ये जो सारे 8 खंड हैं वो सारे दिए गए हैं। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपका जो दृष्टिकोण है वो विकसित हो सके। वैसे तो इसका जो मूल भाव है वो भी हम करवा के इसको छोड़ सकते थे, लेकिन ये संपूर्ण सामग्री है ये आपको विश्लेषण में हेल्प करेगी। आपको प्रत्येक जो खंड है
उसके जो वर्ण विषय हैं उनके बारे में पता चलेगा। और कई बार ऐसी पंक्तियाँ भी पूछ ली जाती हैं कि भागता है वह दम छोड़, घूम गया कोई कई मोड़। यानी कि वहाँ पर जैसी परिस्थिति थी उसी के अनुसार ये कुछ पंक्तियाँ भी इसमें दी गई हैं। आप एक बार इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो तैयार हो जाए। और जब हम इस कविता को डिटेल में यानी विस्तृत रूप से करेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे और उसके साथ तारतम्य बिठा पाएंगे, ताकि कविता का जो मूल भाव है वो हमें समझ में आना चाहिए। और इसके मूल भाव के लिए जो विश्लेषणात्मक जो दृष्टिकोण है वो तभी विकसित होगा जब आप इस संपूर्ण सामग्री को जो 8 खंडों में दी गई है इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और उसमें कुछ पंक्तियाँ आई हुई हैं, इनको भी आप पढ़ते हुए चलेंगे। और इसके बाद यानी कि इस वीडियो के बाद हम अगली जो वीडियो है उसमें संपूर्ण जो हमारी अंधेरे में कविता है इसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये आपको सामग्री है ये उपलब्ध मैंने इसीलिए करवाई है ताकि आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ सकें। और कौन से जो जिस प्रकार देखिए यहाँ पर रामविलास शर्मा जी की टिप्पणी भी दी गई है कि लाठी और स्लेट पट्टी से हथियारबंद ये मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये पंक्ति है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ से लेके और यहाँ तक पूछ लिया जाएगा कि ये किसने कही है, तो रामविलास शर्मा ने कही है। इस प्रकार अनेक जो पंक्तियाँ हैं इसमें आई हैं वो भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, और ये उसका विश्लेषणात्मक रूप दिया गया है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ आपका दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सामग्री है और इसका जो सारांश है वो भी आप देख लेना एक बार। और अब इससे जो अगला हम कार्य करेंगे वो हम पूरी जो अंधेरे में कविता है उसको पढ़ेंगे। यानी उसका मूल भाव हमें समझ आ गया है, उसमें कुछ शब्दार्थ ऐसे होंगे जिनकी व्याख्या करना ज़रूरी होगा, उसकी हम बीच बीच में शब्दार्थ के साथ और उसका भावार्थ हम बताते रहेंगे। वैसे कविता बिल्कुल आसान है लेकिन उसका जो मूल भाव है यानी गहन जो रूप है वो जो कवि है या लेखक है वो क्या कहना चाहता है उस मर्म को समझने के लिए हमें उस संपूर्ण कविता को अच्छे से पढ़ना होगा, जिससे हम पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और उससे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको हम हल कर सकें। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो में हम इसकी एक संपूर्ण कविता की विस्तृत व्याख्या और शब्दार्थ के साथ लेकर आएंगे। तब तक आप इस जो पृष्ठभूमि के रूप में जो मैंने सामग्री यहाँ उपलब्ध कराई है आप इसको ज़रूर पढ़ लेना। इसको पढ़ने के बाद आपका कंसेप्ट तैयार हो जाएगा कि हमें कविता में पढ़ना क्या है। ठीक है, यानी कविता में किस चीज़ की चर्चा की गई है, कौन सा शब्द है वो किस चीज़ का प्रतीक है। ये सब जानकारी अगर आपको हो जाती है तो आप उस कविता का जब हम व्याख्या करेंगे तो उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और इससे पहले यानी कि इस चैनल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक संपूर्ण सामग्री आपको एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना। और अगर आप इस संपूर्ण सामग्री को एक स्थान पर प्राप्त करने के लिए आप कोई भी वीडियो पर क्लिक करते हैं तो आप उसमें सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस कर दें, जिससे आपको सारी जो वीडियोज़ हैं उनकी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वो यूनिट वाइज सारी प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोज़ एक साथ उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं हम इस अंधेरे में कविता की व्याख्या को लेकर, जिसमें हम और अच्छे से उसके विस्तृत प्रत्येक पंक्ति के साथ उसके अर्थ और उसके भाव को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।